हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, ये मैं एसएससी भर्तियों पर ये वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशली वो जो सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ की जो वैकेंसीज हैं, इनको अगर आप टारगेट करते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि इसको एग्ज़ाम आने के बाद टारगेट नहीं किया जा सकता। ये तो लक्ष्य हमें अपने ग्रेजुएशन करते करते ही सेट कर लेने चाहिए कि भाई मुझे सीजीएल निकालना है, तो मैं ग्रेजुएशन में ही उसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन लास्ट ईयर में तो करना शुरू कर दूं। अगर ग्रेजुएशन कर ली है उसके बाद ही करना चाह रहे हो तो भी आपको फिर इतना मतलब पेशेंस जरूर रखना है कि कम से कम 1 डेढ़ साल तो मेरा इधर जाएगा ही जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं फॉर्म आ जाएगा तब मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा और फिर मैं सीजीएल निकाल लूं, या मेरा सीजीएल फिर क्यों नहीं हुआ, मैं तो बहुत होशियार था, तो ये बच्चे फिर पॉसिबल ही नहीं है इतनी जल्दी से सीजीएल जैसा एग्जाम निकालना, और वो भी आज के कंपटीशन में। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप सीजीएल या सीएचएसएल या सीपीओ भी इस तरह के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो निश्चित तौर पर आपको एक पेशेंस अपने अंदर लाना ही होगा और एक समय रहते हुए तैयारी शुरू कर देनी होगी। क्योंकि यहाँ तैयारी एक समय रहते शुरू कर देने का एक फायदा है कि भाई एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ ये ऐसे एग्जाम हैं कि जो हर साल होने ही होने हैं और जिसका कैलेंडर भी फिक्स है कि कब फॉर्म आएंगे, कब एग्जाम होगा, कब फिजिकल होगा। सीपीओ में फिजिकल भी है, तो ये सब कुछ तय है। कब टीयर 1 होगा, कब टीयर 2 होगा, ये सब तय है। अगर ये लक्ष्य सामने हो, पता भी है कि भैया ये पढ़ना है और ये भी पता है कि ये तब वैकेंसी आएंगी, तो फिर आप अगर नहीं कर पाते हो या आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हो या कमजोर रह जाते हो या फॉर्म आने के बाद तैयार करते हो, ये सिर्फ आपकी गलती है और कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी भर्तियां होती हैं जिनका पता ही नहीं होता बच्चों को एक्चुअल में कि कब फॉर्म आएंगे। तो भाई वो तो चलो समझ आता है कि फॉर्म आने के बाद तैयारी करेंगे, पर ये ऐसा एग्जाम है ही नहीं बच्चों। इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। इस सारी बातों का सार ये है कि आप केवल ये मत सोचे कि कब कैलेंडर आएगा, कब फॉर्म की डेट होगी। नहीं, मुझे पता है कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के लिए मुझे मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो मैं इन पे काम करना शुरू कर देता हूं। बच्चों, ये मालूम है कि जैसे इस बार का अगर मैं बोलूं कि सब इंस्पेक्टर के फॉर्म वॉर्म तो सब कुछ भर चुके हैं, लेकिन इसका जो एग्जाम की डेट है वो भी क्लियर कर दी गई है कि 27 जून से। पहले ये मई में होने थे एग्जाम, 9, 10, 13 मई को, लेकिन अब इनको 27, 28 और 29 जून को कर दिया गया है एसएससी सीपीओ के। ये भाई बहुत अच्छा टाइम मिल गया आपको, करीब 45-50 दिन का। ये सीएचएसएल की भी अगर मैं बात करूं तो इसका अभी फॉर्म चल रहे हैं सीएचएसएल के। सीजीएल के अभी आए नहीं है, वो भी बताऊंगा कब आने वाले हैं। 8 अप्रैल से 7 मई लास्ट डेट है, तो आज से ही करीब करीब 5-7 दिन बचे हुए हैं। इनको आप अपना, अगर फॉर्म नहीं भरा है तो सीएचएसएल मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, तो इसका मतलब है 10+2 अगर आपने कर रखी है, चाहे आर्ट से, साइंस से, कॉमर्स से, फर्क नहीं पड़ता, आप ये फॉर्म भर सकते हो। और इस पे डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी कि भाई क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको सीएचएसएल के लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th जुलाई, यानी 1 से 12 जुलाई के बीच में आपका सीएचएसएल के एग्जाम खत्म हो चुके होंगे। टीयर 1, टीयर 2 की अभी डेट कैलेंडर में शायद होगी, मैं दिखा भी देता हूं। इसमें अगर हम देखें तो यहां पर बच्चों एमटीएस भी एक वैकेंसी आने वाली है 7 मई को। जैसे ही उसकी क्लोजिंग होगी तो 7 मई को, थोड़ा बहुत आगे पीछे चल रहे हैं डेट से 1-2 हफ्ते, है ना, तो हो सकता है 14-15 मई तक आए। और जो सीजीएल है ये 11 जून को आ रहा है, 11 से 20 जून के बीच में आई थिंक आ जाएगा, जितना ये थोड़ा बहुत देर सवेर भी हुए तो। और इनका जो एग्जाम है मंथ का सीजीएल का, वो सितंबर अक्टूबर में होगा। तो आपको सारे टारगेट आपके हिट हैं कि भैया ये मुझे करना है और ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, स्टेनोग्राफर या कांस्टेबल जीडी वो आगे दिया हुआ है सारा कैलेंडर में, ये सब कुछ। अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं। जिन लोगों ने भी एसएससी सीपीओ का फॉर्म भरा हुआ है,
एसएससी सीपीओ में बच्चों, एसएससी सीपीओ के लिए किसी बच्चे ने आरटीआई लगाई और अब ये 30 अप्रैल का ही जवाब है, यानी आज ही का जवाब है, आज का ही जवाब दिखा रहा हूं कितने फॉर्म भरे गए हैं ये पूछा है बच्चे ने। तो भाई इसमें बताए गए 7,34,159 फॉर्म इसके अंदर भरे गए हैं। साथ में ये भी बताया है कि 1,22,112 जनरल कैटेगरी में फॉर्म है, ये सीपीओ के हैं भाई, ठीक है। और 1,69,000 कुछ एससी के हैं, 87,000 फॉर्म एसटी के हैं और 2,86,982 ओबीसी के फॉर्म हैं, 68,000 कुछ ईडब्ल्यूएस के फॉर्म हैं और एक्स सर्विसमैन ने भी 10,000 एक्स सर्विसमैन ने भी इसमें फॉर्म डाला है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इसमें भर नहीं सकते, इसलिए उनका कोई फॉर्म नहीं है। तो ये सीपीओ का रिकॉर्ड है। जबकि मैं पिछली बार का बताऊं, इस बार तो वैकेंसी भी 3700 प्लस है, पिछली बार वैकेंसी भी 1700-1800 थी और फॉर्म 8 लाख कुछ थे और सीपीओ के इस बार फॉर्म 7,34,000 है। फॉर्म कम हुए हैं, वैकेंसी डबल से भी ज्यादा हुई है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैकेंसी 1700 नहीं 2000 के आसपास थी आई थिंक, ठीक है, ये 3700 है, तो करीब करीब डबल वैकेंसी हुई है, फॉर्म 1 लाख घट गया है। तो ये सीपीओ वाले छोटी सी खुशी यहां मना सकते हैं, पर एग्जाम तब भी पढ़ने से ही क्लियर होगा। आगे बात करूं कि बच्चों बहुत सारे पूछते हैं कि सर क्या टीयर 1 और टीयर 2 दोनों को, दोनों ही एग्जाम एक साथ टारगेट किए जा सकते हैं? भाई देखो, ये कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि भाई यहां पर प्रीलिम्स अलग आता है और मेंस बिल्कुल ही अलग, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव होता है, वो राइटिंग होता है। भाई यहां तो सभी में मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश ही आते हैं, बस थोड़ा बहुत लेवल में अंतर आ जाता है। अब सीपीओ चलो अलग आता है, सीपीओ में 200 की इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश तो आपको वहां भी पढ़नी पड़ेगी ना। अब जो सीपीओ दे रहा है, ऐसे बहुत ही कम चांस है कि जो सीपीओ दे रहा है वो सीजीएल और सीएचएसएल नहीं दे रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई आपको 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कोई देगा भी क्यों नहीं, कि चीजें वही हैं, एग्जाम में वही आना है। अगर कोई बच्चे को हाइट फिट है, फिजिकल फिट है और वो सीपीओ दे रहा है, तो भाई वो सीएचएसएल सीजीएल में तो ये नीड भी नहीं है, तो वहां तो वो देगा ही देगा, है ना, वहां तो कोई फिजिकल की नीड भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के बच्चों इनकी तैयारी हमेशा एक साथ ही की जाती है। इनमें यह नहीं देखा जाता मैं टीयर 1 के लिए पढ़ रहा हूं या टीयर 2 के लिए, बस मुझे यह देखा जाता है कि मैं एक बार इंग्लिश को कंप्लीट कर लेता हूं अच्छे से, एक बार मैथ्स को अच्छे से, एक बार जीएस को और एक बार इंग्लिश को। अगर मैं ऐसा ही कर पाता हूं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। और इनको एक बार कंप्लीट करने के बाद जस्ट सिर्फ रिवीजन करना होता है, बार बार रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। जो जितना ज्यादा कर लेगा वो उतना ज्यादा निखर जाएगा और सिलेक्शन ले जाएगा। रिवीजन प्रैक्टिस पे ध्यान ज्यादा देना, ये सोच के कि भाई केवल पढ़ाई से नहीं होगा, केवल कोर्स कंप्लीट करने से नहीं होगा। भाई यहां पर आपको अपना रिवीजन और प्रैक्टिस लगातार करने पड़ेंगे। एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या करें, देखिए वही बात है। एक तो बच्चे प्रैक्टिस सेट्स, आप अगर YouTube पे पढ़ें तो बार बार ये ना पढ़ें फिर कि क्लास चल रही है मैथ्स की ले देख ही लेता हूं, नहीं, प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं तो ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि टीचर अगर मेहनती है तो फिर वो आपके लिए बिल्कुल छांट करके लाया है चीजें कि ऐसा प्रैक्टिस सेट करेगा बच्चा तो जो रियल स्कोर उसका यहां आ रहा होगा ऐसा ही वहां कर देगा। तो अगर टीचर आपका भरोसेमंद है तो ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा सकता है। प्लस मॉक टेस्ट, ये भाई मॉक टेस्ट तो संजीवनी है। शायद ही कोई बच्चा, एक बार जो भी बच्चा कोई भी आपके आसपास सेलेक्ट हुआ हो, कोई एक सिंगल बच्चा आप ये नहीं दिखा पाओगे कि ये बिना मॉक टेस्ट दिए ही सेलेक्ट हो गया। हर एक बच्चा मॉक टेस्ट देता ही है, क्योंकि इससे वो टाइम मैनेज सीखता है, वरना टाइम ही कम पड़ता रहेगा। क्योंकि इससे ना उसकी जो बौखलाहट है, पेपर देने की झंझनाहट है, घबराहट है, वो दूर होती है, क्योंकि वो रोज ऐसे टेस्ट दे रहा है, उसमें फर्क नहीं पड़ता और इससे कॉन्फिडेंस भी आता है। बच्चे कहते हैं नहीं सर स्कोर कम आया तो डिमोटिवेट भी होंगे। भाई स्कोर कम आएगा ही नहीं जब आप मॉक टेस्ट देने की वास्तविक स्थिति में, तो क्योंकि आपका एक अपने अंदर से मन होगा कि मुझे मॉक टेस्ट दे करके खुद को चेक करना है, और वो चेक किए बिना
अगर आप एग्जाम में चले गए तो फिर भाई बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि फिर आप अपना समय ही पूरा नहीं कर पाओगे वहां पर। जीएस की सबको एक ही टेंशन है, सर जीएस को लेकर हम बहुत टेंशन में रहते हैं, उसके लिए कुछ करो। जीएस के लिए आप लोगों को शायद पता नहीं है, क्योंकि आप आरडब्ल्यूए पे हो सकता है कुछ लोग नए हो, लेकिन आप सब लोग एक बात जानते हो कि भाई ठीक है, मैं मैथ्स किसी से पढ़ता हूं, मैं रीजनिंग किसी से आए, मैं इंग्लिश किसी से, लेकिन जीएस के लिए अगर आपने कभी भी नवीन सर का प्रैक्टिस सेट देखा हो, 3 बजे वाले प्रैक्टिस सेट के नाम से वो मशहूर है, अगर आपने वो देखा हो, वो सुना हो, वो पढ़ा हो, तो आप ये कह ही नहीं सकते कि जीएस मुश्किल आती है एसएससी में। ये बहुत खास बात है उस इंसान की, वो अपने प्रैक्टिस सेट पे इतनी मेहनत करके आता है। और अब बच्चे लगातार डिमांड कर रहे थे कि सर ये प्रैक्टिस सेट कब शुरू होगा, नवीन सर प्रैक्टिस सेट क्यों नहीं लेके आ रहे जीएस का, तो भाई अब वो लेकर के आ रहे हैं। और ये स्पेशली एसएससी के लिए तो वरदान साबित होगा। एसएससी के लिए मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये 40 प्रैक्टिस सेट इसमें कराने वाले हैं, और कब से, कल से ही शुरू हो रहा है 3 बजे से। इस 40 प्रैक्टिस सेट्स में इन्होंने इतना सोचा हुआ है कि ये 1600 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन को लगाऊं, एक्सप्लेनेशन दूं, तो मैं टोटल इसमें 8000 क्वेश्चंस कवर कर दूंगा। तो अगर ये इतना काम इस पे करके आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बच्चों एसएससी के मार्क्स की बौछार होने वाली है इस प्रैक्टिस सेट में। जीएस की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आपने पहले पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, या पढ़ के घबरा रहे हो, तो फिर और अच्छा काम हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट आप कल से हर एक बच्चा अपने आप से प्रॉमिस करे कि मैं इस प्रैक्टिस सेट में सर आ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट का रोल मैं आपको बता चुका हूं। एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हर एक सिलेक्टेड बच्चा मॉक टेस्ट अवश्य देता है। बच्चों ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ के लिए, अब तक हम इन दोनों के लिए, क्योंकि टीयर 1 का जो पैटर्न है वो एक जैसा होता है कि भाई सीएचएसएल का भी और सीजीएल का, सीपीओ का अलग है, वहां 200 का है। तो ये हम इन दोनों का एक और इसका एक ले रहे थे मॉक टेस्ट। भाई आप हो सकता है किसी और प्लेटफॉर्म पर भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, बिल्कुल दे रहे हो, पर आप एक बार आरडब्ल्यूए का भी मॉक टेस्ट दे करके देखेंगे, आपको क्या है, फ्री तो दे रहा हूं, फ्री तो दे रहे हैं, ये मॉक टेस्ट ट्राई जरूर करना। टीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ का प्रॉपर लेवल मिलेगा और बिना मिस्टेक्स के मिलेगा, विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा आंसर्स के साथ। तो भाई ये जो है ना, अपनी रैंक वैंक इससे भी चेक कर सकते हो। हर संडे रोजगार विद अंकित ऐप पर सुबह सुबह 7 बजे, आप 7 बजे के बाद कभी भी कर सकते हो इन मॉक टेस्ट को। ऑलरेडी भी बहुत सारे मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीयू को लेकर के, पुराने भी करना चाहते तो करिए, उससे निखार आएगा आपके अंदर। अब आप सोचते हो सर जीएस की टेंशन तो आपने नवीन सर से खत्म कर दी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या और भी चीजें की टेंशन खत्म हुई है? हाँ, इंग्लिश की टेंशन भी आपकी खत्म कर दी है। इस पे ही मैं, किरण मैम भी कल से ही शुरू कर रही होंगी, दोपहर 1 बजे से ये प्रैक्टिस सेट भी शुरू हो रहा है टारगेट करके स्पेशली सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ को ही। ठीक है, अगर बच्चों आपने कोर्स कंप्लीट कर लिए ना अपने, तो ये संजीवनी साबित होंगे आपके लिए। मैम भी प्रीवियस ईयर पर बहुत अच्छा काम करके आ रही हैं स्पेशली इस क्लास के लिए। तो 1 बजे से ये क्लास कल 1 तारीख से ही शुरू हो रही है। पहला प्रैक्टिस सेट से आपको समझ आ जाएगा कि हां, इंग्लिश को ऐसे ही पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप कहोगे सर इंग्लिश और जीएस, अब मैथ्स का क्या करें? बच्चों मैथ्स के लिए राहुल सर ने चलाई तो सीपीओ स्पेशल थी, लेकिन सीपीओ स्पेशल हर थंबनेल पे आपको लिखा मिल जाएगा, पर ये सीपी, क्योंकि एग्जाम सीपीओ का नजदीक आ रहा था। अब सीपीओ हो या सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, सर को थोड़ी ना पता है जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं केवल सीपीओ में आएंगे। जब पूरा सिलेबस ही वो है, तो सर कैसे कह सकते हैं कि ये केवल सीपीओ में आएगा? तो भाई यहां पर सीपीओ, सीजीएल और सीएचएसएल
तीनों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं या रहेंगी या रहने वाली हैं। तो 35 दिन में 35 मैराथन ये टोटल इन्होंने बनाया था अर्थमेटिक प्लस एडवांस। तो इन्होंने अर्थमेटिक तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कल से शुरू करने वाले हैं एडवांस शुरू करने वाले हैं, और वो 3D से, मेंसुरेशन 3D से। तो भाई ये जो है ये क्लास सुबह 7 बजे होती है, तो 7 AM वाली क्लास है, इसको सभी लोग कल से यहां से शुरू कर दें। और बाकी ये कल 26वीं या 27वीं क्लास है, तो पहली जो क्लासेस है वो कहां मिलेंगी? एडवांस कल से शुरू हो रहा है और अब आगे एडवांस ही चलेगा। लेकिन इससे पहली जो क्लासेस कोई अर्थमेटिक भी देखना चाहे तो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब पर, तो आप कर सकते हो कंप्लीट पूरा, अगर चैप्टर वाइज कराया है और इन्होंने, है ना, पूरे अर्थमेटिक को इन्हीं प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से। ठीक है, तो बच्चों ये मैथ्स का मैंने आपको बता दिया। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो सबसे कम समय, अगर कोई बच्चा सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ का, तीनों ही एग्जाम्स का कोई बच्चा अगर सबसे कम समय देता है तो वो रीजनिंग को देता है। रीजनिंग को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता, बिल्कुल सही भी है, सबसे छोटा सिलेबस है तो इसको इतना ज्यादा समय क्यों दें? तो इसके लिए हमने वैसी ही क्लास तैयार की है कि इस पे आपका बहुत ज्यादा समय ना खराब करें। बाकी 3 सब्जेक्ट पे आप अपना समय खूब खर्च करो, इस पे ज्यादा मत करो। इस पे हम आपका केवल सैटरडे लेंगे और सैटरडे में 4 से 5 घंटे की मैराथन, और टोटल आपकी यही क्लासेस है, 3, 3, 6 और 1, 7, केवल 7 क्लासेस 4-4 घंटे की। इसमें क्या होगा कि भैया 4 मई को सैटरडे पढ़ रहा है, उसमें ये टॉपिक्स कवर, टीयर 1 टीयर 2 दोनों के ही टॉपिक्स कवर होंगे। ये नहीं है कि इसके अलावा कुछ और रीजनिंग पढ़नी, नहीं पढ़नी। ठीक है, 11 मई को ये आपके टॉपिक्स कवर होंगे क्वेश्चन फॉर्मेट में, ये प्रैक्टिस है जस्ट। 18 मई को ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, और 25, 1 जून, 8 जून, 15 जून, ये सारा जो चीज है, मैथ्स हो, जीएस हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, सब 1 मई से शुरू होकर के 15 जून के बीच में सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सीपीओ का एग्जाम है, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है, उससे पहले सब कुछ बहुत अच्छे से बच्चे का तैयार हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के बच्चों ये पूरी स्ट्रेटजी थी, और ये पूरा आरडब्ल्यूए का ये सारी चीजें यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए चलने वाली है। धन्यवाद, नमस्कार।